एक सवाल अगर तुमसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, क्या सवाल है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ, ये ऐसे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड एज, किसमें बांटोगे बताओ? कैन बी क्लासिफाइड एज, बोलो किसमें बांटोगे? जो पढ़े हैं वो बता सकते हैं। आदित्य और हर्षिता बताओ, अगर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे ये सोचे कि आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में बांट सकते हो, तो क्या आंसर करोगे? सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा। कह रहे हैं हर्षिता और आदित्य बताओ, अगर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन सोचे हम, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने कैटेगरी में बांट सकते हो? सर 2। कौन कौन? सर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हाँ, एक बोला तुमने ऑटोट्रॉफ और दूसरा बोला तुमने हेटेरोट्रॉफ। हाँ, है ना। लेकिन अगर हमको कोई कहता बांटो, तो हम बांटते हैं इसको तीन कैटेगरी में। एक क्या होता है हमारा? मिक्सोट्रॉफ। हाँ, मिक्सोट्रॉफ। तो आज के बाद हम लोग कितने कैटेगरी में बांटेंगे? तीन, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड मिक्सोट्रॉफ। ठीक है। अब सबसे पहला हमारा है ऑटोट्रॉफ, है ना। तो ऑटोट्रॉफ तो हम लोग सभी जानते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इन दिस कैटेगरी। ये तो सभी को पता है। एक मन में आएगा ना कि सर व्हाई ग्रीन प्लांट्स, तो हम क्या बोलते हैं? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं तो हर्षिता बताओ, तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा इक्वेशन लागू होता है, कौन सा इक्वेशन होता है? सर केमिकल इक्वेशन। हाँ, केमिकल इक्वेशन बताना है। Sir, CO2 plus H2O combined with sunlight and chlorophyll, and it produces O2 plus C6H12 and O6. देखो, आज के बाद हम लोग आंसर कैसे करेंगे कि देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, विनीता ध्यान से समझना, तुम्हारा चैप्टर है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, कि जो कोई भी पौधा है, ठीक है, उसका जो ग्रीन पार्ट है, तो मान लो सबसे ज्यादा ग्रीन तो लीफ दिखता है उसका, नहीं, तो उसका ग्रीन होने का कारण है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द ग्रीन, ध्यान से समझना, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल। जो ग्रीन पार्ट है पौधे का, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या याद रखेंगे आज के बाद हर्षिता और सब कोई, विनीता, आदित्य? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ, केमिकल एनर्जी। गुड। क्लोरोफिल कन्वर्ट, अगर हम बात करें क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखो, जो ग्रीन पार्ट होता है पौधे का ना, जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, तो इसी केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है। दिस केमिकल एनर्जी is utilized by the plants for the process of photosynthesis। कहने का मतलब, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो अपना फूड खुद बना रहे हैं। वो क्या करते हैं कि 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस वाटर लिया, है ना, कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। और कह रहा है, लिखते हैं ना हम लोग, सनलाइट ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, सनलाइट ले रहे हैं, साथ में क्या चीज है? क्लोरोफिल की। अब तो कहानी समझ में आया क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी की मदद से CO2 को कन्वर्ट कर देता है पौधा, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी निकलता है। क्लियर है? तो अब यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है तुम लोगों से, बच्चों, गौर से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, और वाटर में भी ऑक्सीजन दिख रहा है, बच्चों दिख रहा है?
दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये हम लोग एकदम याद रखेंगे हमेशा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन जाता है यहाँ, देखो ये वाला ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है ना, ये किसका है? ये ग्लूकोज है। क्या है ये? दिस इज ग्लूकोज, है ना, जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वाटर वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन चला जाता, सॉरी हाँ ये है, ये ऑक्सीजन जो निकल रहा है, और साथ में ये ऑक्सीजन, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसी के टूटने के कारण ऑक्सीजन निकलता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं। याद रहेगा ये चीजें? हर्षिता पहले सर तो एक पता, और बार समझा हाँ सकते देखो हैं देखो, प्लीज? हमारा कहना है कि ये तो समझ गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं, किसकी मदद से? यस जो सर। जो क्लोरोफिल ने, है ना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इस केमिकल एनर्जी का यूज करना है किसमें? CO2 को स्टार्च में कन्वर्ट करने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन एटम, वो ऑक्सीजन एटम जाता है किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम दिख रहा है तुम लोग को, जो ब्लू कलर से लिख रहे हैं हम, है ना, ये जाता है किसमें? तो ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कहते हैं ना कि पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इससे दो फायदा है। एक तो पौधे को अपना फूड मिल गया ग्लूकोज, और साथ में वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, उस ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ना, इस ऑक्सीजन से ही हमारे बॉडी में जब ये ऑक्सीजन जाता है, तो जो हम लोग फूड खाते हैं, उस फूड से एनर्जी डिराइव होती है और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जहां भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें इतनी बातें हो रही है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी सोचो कि वैसे पौधे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, अगर हम लोग बात करें नॉन ग्रीन प्लांट, तो नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब क्या हो? जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है ना। तो नॉन ग्रीन प्लांट की कैटेगरी होती है कि प्लांट दैट डू नॉट कंटेन, प्लांट दैट डू नॉट contains any photosynthetic pigment, photosynthetic pigment, ठीक है। वैसे पौधे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं कंटेन करते, तो वे पौधे क्या कहलाएंगे? सच प्लांट्स आर कॉल्ड, आर केप्ट इन, सच प्लांट्स आर केप्ट इन हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी ऑफ प्लांट। वैसे पौधों को हम लोग कहाँ रखते हैं? सर हेटेरोट्रॉफ्स में रखते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हो गए? अभी फंजाई, फंजाई का नाम सुना है आपने? ये नॉन ग्रीन प्लांट है ना। नॉन ग्रीन प्लांट को हम लोग दूसरे शब्दों में ए क्लोरोफिलस प्लांट भी कहते हैं। कौन सा प्लांट कहते हैं? ए क्लोरोफिलस प्लांट कहते हैं, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे फंजाई एक ऐसा पौधा है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है अगला टॉपिक देखो, अब कह रहा है कि सर मिक्सोट्रॉपिक क्या बता रहे थे आप? तो सर मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सो समझ में आ रही है ना चीजें? मिक्सोट्रॉपिक प्लांट, ये वैसा पौधा है, ये वैसा पौधा है जिसके साथ एक खास बात है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है यूग्लिना। अपना माइक ऑफ रखो, जब बोलना हो तब ऑन करना। यूग्लिना देखो, मिक्सोट्रॉपिक प्लांट का सीधा सीधा मतलब है हैविंग बोथ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, हैविंग बोथ काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, जिसके पास दोनों तरह के न्यूट्रिशन पाए जाए, मतलब जो क्या हो, दैट इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, सिंपल। अब यूग्लिना के साथ क्या खास बात है? कैसे तरह से? देखो दो कंडीशन है, कहते हैं यूग्लिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो इन फेवरेबल कंडीशन, इन फेवरेबल कंडीशन, है ना, इन फेवरेबल कंडीशन, दैट इज कब फेवरेबल होगा? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर, मतलब सनलाइट का होना और वाटर का होना यूग्लिना के लिए फेवरेबल कंडीशन। इस दौरान ये क्या करता है? इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड बिहेव्स एज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ कैसा बिहेव करता है? ऑटोट्रॉफ, ऑटो, कितना सिंपल एक नॉलेज मिला हम लोग को, ठीक है। एक ऑटोट्रॉफ जैसा बिहेव कब करेगा? जब उसका फेवरेबल कंडीशन रहेगा। अब कहता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये क्या है भाई? इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो भैया अनफेवरेबल कंडीशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, है ना। इट डू नॉट परफॉर्म्स, इट डू नॉट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस and becomes
becomes dependent on other for food, that is behaves like heterotrophs, behaves like hetero मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते थे। यूग्लिना भी यहाँ ऐसा होता है। तो तुम देखोगे कि सर यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, यानी प्लांट का बिहेवियर भी है, और हेटेरोट्रॉफ भी है, यानी एनिमल का बिहेवियर है। इसीलिए हम लोग यूग्लिना को, है ना, एक नया टर्म भी यूज करते हैं यूग्लिना के लिए। क्या भाई? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक ही बोलते हैं, किसका? प्लांट एंड एनिमल का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, हमने ये तो सीख लिया। अब कह रहा है कि सर बहुत बढ़िया, ये समझ गए हम, किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? हेलो? नो सर। हाँ, नो सर। अब आगे देखो। अब कहता है कि सर यूग्लिना एक मेजोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक तुम समझिए, जैसे जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग या दूसरे एनिमल्स, है ना, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। थोड़ा सा पौधे के बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर पौधे जो होते हैं ना, ध्यान से देखना, पौधे, है ना, पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सर पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ी। एक छोटा सा हम स्ट्रक्चर डायग्राम बनाने की कोशिश करें। नीचे हो गया रूट्स, ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर H2O, तो ये वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ, दिस इज रूट्स, और ये फिर वाटर ऊपर जाता है। देखो गौर से, बीच का जो एरिया होता है ना, वो वाटर को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो सर ये कहलाता है जाइलम। क्या ये जो बीच में है, जो वाटर कंडक्ट कर रहा है, दिस इज जाइलम, याद रखें। यानी ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है, जो वाटर कंडक्ट कर रहा है, वो क्या कहलाया? जाइलम कहलाया। अब मान लो कि भाई लीफ तक पहुंच गया पानी तुम्हारा, तो फोटोसिंथेसिस तो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या ले रहा है सर? CO2 ले रहा है। यहाँ से H2O पहुंच गया तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, और ये पौधा क्या करेगा? O2 वापस छोड़ेगा, और यहाँ बन गया हमारा C6H12O6। तो भाई ये जो बना, अब ये तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में भी जाएगा। तो कहता है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जिधर से होता है वो कहलाता है फ्लोएम। क्या कहलाता है भाई? फ्लोएम। तो मतलब जाइलम और फ्लोएम जो हो गया, क्या हो गया? पौधे के ट्रांसपोर्ट टिश्यू कहलाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है दोनों? बोथ आर ट्रांसपोर्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के में फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट में इन्हीं दो टिश्यूज का यूज होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग जाइलम की बात करें तो ये क्या करता है? हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहां से कहां तक भाई? फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब जड़ से हर जगह भेजेगा। और अगर हम लोग बात करें फ्लोएम की, है ना, तो ये किसमें मदद करता है? हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कहां से कहां तक? तो फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सभी को ये याद रहेंगे ना? सभी को? विनीता समझ गए यहाँ तक? यस सर। गुड। तो ये तो था हमारा प्लांट के मतलब न्यूट्रिशन चैप्टर का कुछ, न्यूट्रिशन चैप्टर से संबंधित कुछ बातें। अब हम लोग थोड़ा सा क्लास 8 का कंटेंट देंगे। विनीता आपको भी देखना है, क्योंकि अब अगला क्लास आपका 8 ही है। थोड़ा थोड़ा अभी से समझना शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। नो सर, समझ गया। ठीक है, देखो अब हम लोग थोड़ा सा क्लास 8 के कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं। हर्षिता, आदित्य लाइन पे हो ना? यस सर। देखो हमारा जो क्लास 8 का कंटेंट में सबसे जो वर्ड है, इस वर्ड को समझो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आदित्य सुन रहे हो ना? यस सर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नहीं लग रहा है कि सर एक और वर्ड होना चाहिए था? मैक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था ना? सर दो वर्ड है यहाँ पे, माइक्रो एंड मैक्रो। नहीं, यहाँ पे क्या है भाई? माइक्रो है, और यहाँ का मतलब क्या है? मैक्रो है। तो माइक्रो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल, और जो मैक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है लार्ज। तो हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सिंपल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो आप एक लाइन अगर लिखना चाहो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, माइक ऑफ रखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म are the organisms are the organisms
Microorganisms are the organisms which are very small, which are very small. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे बहुत छोटे, माइक ऑफ रखो, which are very small and cannot be seen and cannot be, देखा नहीं जा सकता है ना, यूजिंग naked eye. वही कह रहा है cannot be seen except with the help of माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप मतलब ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि बिना माइक्रोस्कोप की मदद से हम जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, दे ऑल आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, दे ऑल आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो. सिंपल एक लाइन हो गया. अब कह रहा है कि सर बहुत बढ़िया, मतलब किसको नहीं देख सकते, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. वही कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना. इन एयर सबसे ज्यादा, वाटर, इसीलिए हम लोग फिल्टर्ड वाटर पीते हैं, एंड लैंड, है ना. गंगा किनारे के जमीन में कुछ ऐसे फंगस हैं जो बहुत सारी बीमारी कॉज करते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ, देयर आर लॉट, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. तो कुछ एग्जांपल हो जाए, है ना. ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सर ग्रुप्स क्यों, क्योंकि हम जो नाम लिख रहे हैं ना उसमें कई सारे तरह के की बातें होती है. जैसे देखो मैंने लिखा बैक्टीरिया, भाई सारे बैक्टीरिया ही कहलाते हैं लेकिन अलग अलग है ना. जैसे लैक्टोबैसिलस दही वाला है, नहीं. साल्मोनेला टाइफी, जिसको खाने से, गंदे खाने खाने से बच्चे जो बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड काउजिंग, तो अलग अलग बैक्टीरिया है, इसलिए ग्रुप्स नाम दे दिया उसमें. फंजाई, बहुत तरह के फंजाई है ना. उसी तरह से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, तो जो नाम लिख रहे हैं ना ये ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे. नहीं, लेकिन एक बात तो आता होगा ना मन में कि सर कोई तो ऐसा साइंटिस्ट होगा जिसने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा होगा. नहीं, बता सकते हो. एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटोनी वॉन लिवेनहुक. LEUWENHOEK, है ना, लिवेनहुक. इन 1674, सोचो 1674, है ना, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, माइक ऑफ करो. पहली बार ऑब्जर्व किया था उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 1674 ईस्वी में, सोच लो, बहुत पहले. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जानने की कोशिश करेंगे, वायरस को. नहीं, एक एक करके सब जानेंगे. तो वायरस बहुत ही खतरनाक नाम है. कोरोना वायरस कुछ ही दिन पहले बीता है. देखो ध्यान से समझना, दुनिया में कोई भी सेल है ना उसके पास अपना, जैसे हम लोग कोई भी आदमी तो बिना दिमाग का आदमी नहीं होता, उसके पास ब्रेन होता है. तो कोई भी सेल है ना उसका ब्रेन उसका न्यूक्लियस है. ठीक है, और न्यूक्लियस बने होते हैं डीएनए और आरएनए के. ध्यान से समझ. कहता है कि जो वायरस है ना, वायरस को क्या माना गया, ये कंप्लीट सेल नहीं है, है ना. वायरसेस कंप्लीट सेल नहीं है, इसलिए इसको बोला गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, है ना, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सर ये फिर कनेक्टिंग लिंक, तो देखो वहां पे यूग्लिना प्लांट जैसा बिहेव कर रहा था, एनिमल जैसा बिहेव कर रहा था, तो आपने यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला. ठीक है, क्या ये प्लांट एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है, नहीं सर, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक प्लांट और एनिमल के बीच नहीं कहेंगे. ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच. याद रखिएगा, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो कहोगे सर ये क्यों भाई, इसलिए ऐसा बोलते हैं ना वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस आर सपोज टू बी डेड. वायरसेस आर सपोज टू बी डेड आउटसाइड द होस्ट सेल. कहोगे सर ये क्या बता दिया. देखो ये मतलब है कि जब तक वायरस किसी सेल में नहीं घुसता तब तक वो डेड होता है. ठीक है, मतलब जब तक वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर दे तब तक उसको क्या मानते हैं, डेड मानते हैं. उसका कोई लाइफ कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो. इसीलिए बच्चों को क्या कहते हैं लोग कि आपको गंदी चीजें नहीं खानी है ना, गंदे जगह पे नहीं खेलना है, कहीं भी कट मार को तो तुरंत डिटॉल लगाना है, पेरेंट को इंटीमेट करना है. क्यों, क्योंकि इन सब चीजों से वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर सेल में जा सकते हैं. ठीक है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए इसलिए बोला जाता है. अगर वायरस आपके बॉडी के सेल में इंटर नहीं करेगा तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो डेड है. इसीलिए उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक मानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. और होस्ट सेल समझ गया, जहां वायरस ग्रो करता है. होस्ट सेल किसको बोलेंगे, तो सर होस्ट सेल का मतलब होता है कि वेयर वायरसेस
ग्रोज इन नंबर, मतलब वायरसेस जहां अपनी संख्या बढ़ाता है बाबू, वो कहलाता है क्या? होस्ट सेल। ठीक है, तो हम लोग को याद रहेगा ये चीजें, याद रहेंगी ना? यस सर। Yes, sir. सिंपल है। तो होस्ट सेल समझ गए आप? नहीं, होस्ट सेल का मतलब हुआ कि जहां वायरसेस अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आज हम लोगों ने वायरस पढ़ा, कल की क्लास में हम लोग बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे, तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हर्षिता, नो सर। आदित्य, आंसर दे पाओगे ना? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। युगलिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस है ना, वायरसेस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसलिए मानते हैं क्योंकि होस्ट सेल के बाहर वायरसेस डेड होते हैं। पूछा जाएगा होस्ट सेल क्या है, तो होस्ट सेल वो सेल है जहां वायरस अपने नंबर्स यानी खुद को ग्रो कराता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बिना माइक्रोस्कोप के ना देखा जा सके। एंटोनी वॉन लीवेनविक इन 1674 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जानना भी चाहिए कि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया था, है ना? तो उससे हमारा क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना आसान हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको कुछ ऐसे बीमारियों के नाम लिखने हैं जो वायरसेस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। तो होमवर्क क्या है? राइट द नेम ऑफ 10 diseases caused by वायरस। हो जाएगा बच्चों? 10 ऐसे बीमारी का नाम लिखना है जो वायरस के द्वारा यस सर। कॉज किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग कल एक हम आपको लेक्चर भेजेंगे रिकॉर्डेड, उसको देखना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर आपका क्लास कब है? बोलिए, आपका क्लास है MWF में चलेगा नहीं, मंगलवार सॉरी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। लेकिन उसके अल्टरनेट डे में उस टाइम में हम आपको लिंक भेजेंगे, कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, जो लिंक आपको देखना है और वो क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा।